एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों देखो, हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ कर लिया था। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने कर लिया था। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने कर लिया, आज हम न्यूटन सेकंड लॉ करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, जो बच्चों फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बताया न्यूटन के, कि कोई चीज है ना रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहेगी, कोई चीज मोशन के अंदर तो मोशन के अंदर रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, इसका मतलब उसने फोर्स की क्वालिटी को बताया था। उसने क्या बताया था? फोर्स की क्वालिटी को। लेकिन जो न्यूटन का सेकंड लॉ है बच्चों, ये फोर्स की क्वांटिटी को बताएगा। ये क्या बताएगा बच्चों? फोर्स की क्वांटिटी को बताएगा कि कितना फोर्स, कितनी क्वांटिटी के अंदर फोर्स को लगाना है। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ को समझने से पहले हमें लीनियर मोमेंटम को समझना पड़ेगा। ये लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। भाई लीनियर मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, वो क्या है? क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन की क्वांटिटी है कंटेन इन ए बॉडी, जो एक बॉडी के द्वारा कंटेन की जाती है। देखो जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल है? मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल। लीनियर मोमेंटम हमारा वो किसके इक्वल है? मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल। क्वांटिटी ऑफ मोशन कौन बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल है। मास किसी भी चीज का फिक्स होता है, मास को हम चेंज नहीं कर सकते। हम वेट को चेंज कर सकते हैं लेकिन मास को चेंज नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मास किसी भी चीज का फिक्स होता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो हम चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी इस साइड में हम चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जो वेलोसिटी है उसको चेंज किया जा सकता है, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लीनियर मोमेंटम भी हमारे पास क्या हो गया बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी है मोशन की, जो एक बॉडी के द्वारा कंटेन की जाती है। मोशन कहाँ से आती है? वेलोसिटी से। ठीक है, अब जो न्यूटन ने सेकंड लॉ बताया वो क्या बताया? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सटर्नल फोर्स। हम जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सटर्नल फोर्स। अब मानो मैंने किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगा दिया, धक्का लगा दिया। ठीक है, उसका मास फिक्स था, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जब जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी वैसे क्या होगा? उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम कब चेंज हुआ? उसका रेट कौन बताएगा? जितना हम फोर्स लगाएंगे, जितना हमने यहाँ पे फोर्स लगाया उतना ही तो मोमेंटम चेंज हुआ। और कितने टाइम पे फोर्स लगाया है, मतलब कितना टाइम दिया हमने उस फोर्स को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल है? एफ एक्सटर्नल के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो फोर्स है हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स, वो किसके इक्वल है? यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, dp ओवर dt। ठीक है, अब देखो जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू मानो 1 है हमारे पास, जो ये क्या है? कांस्टेंट है, k की वैल्यू 1। जो फोर्स एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल आ गया? dp ओवर dt। अब हमें एक चीज अच्छे से पता है कि जो हमारा dp है ना बच्चों, dp वो किसके इक्वल है? मास इंटू वेलोसिटी और इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे तो dp किसके? मास कोई भी चीज का फिक्स है, उसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और क्या बचा हुआ? dv। तो ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे? यहाँ पे। तो फोर्स जो एक्सटर्नल है हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया? dp की वैल्यू क्या है? m dv ओवर dt। ठीक है, तो मास फिक्स है, मास को बाहर, और dv ओवर dt। तो ये क्या आएगा? मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारा क्या निकलाया? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसने क्या बताया? इसने फोर्स को बता दिया, यानी कि इसने क्या कर दी? सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स मेजरमेंट ऑफ द फोर्स। इसने फोर्स को ही मेजर कर दिया। सेकंड लॉ ने क्या किया? फोर्स को मेजर कर दिया। एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? हमारा फोर्स होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? फोर्स होता है। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल है? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं। हम किसी चीज के ऊपर धक्का दे रहे हैं तो उसका जो वेलोसिटी है वो ही चेंज होएगा, और वेलोसिटी के चेंज होते हैं हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज होएगा। कितना मतलब किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो इस कॉन्स्टेंट के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट ले लिया k। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी? k की वैल्यू हमने मानी 1। ठीक है,
पी एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल आएगा, डीपी और डीटी। हमें अच्छे से पता जो डीपी की वैल्यू हमारे पास एम वी है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो डीपी की वैल्यू क्या आएगी, मास इनटू वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन मास का तो हो ही नहीं सकता, डिफरेंशिएशन किसका लेंगे हम, वेलोसिटी का लेंगे, क्योंकि चेंजेबल चीज कौन है यहाँ पे, वेलोसिटी है। मास को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, तो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या लेना, तो मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो ये मास बार और डीवी ओवर डीटी, डीवी ओवर डीटी, जब हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की तो डीवी ओवर डीटी। डीवी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो आपसे अगर पूछे स्टेटमेंट सीधी देगा कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्वांटिटी बताता है फोर्स की, मेजरमेंट करता है फोर्स की। फोर्स को मेजर करने का काम कौन करता है, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाता है, ठीक है, कि फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन 10 न्यूटन अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो इसमें अब एक टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कि टोटल रिजल्टेंट इम्पैक्ट कितना पड़ा। अब देखो यहाँ पे जब हम आर रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल है, माना ये इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना बच्चों, वो सीधा आता है, आर रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, जो इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अब तुम बताओ इन दोनों के बीच में एंगल है कोई, एंगल है कोई इन दोनों के बीच में, तो यानी कि एंगल क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 कोस 0, 2p क्यू कोस ऑफ 0। कोस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, यानी कि आर किसके इक्वल आ गया, पी प्लस क्यू, ठीक है। ये वैसे कॉमन सेंस भी थी। अगर एक 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है, दो बंदे, एक 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एक 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, अगर वो अपनी तरफ खींच रहे हैं उसको, इसका मतलब क्या है, टोटल तो उनका एडिशन होएगा ना फोर्स का, मतलब टोटल ऐड होएगा। लेकिन ये यहाँ पे तो इजी है, पर अगर फोर्स कुछ इस टाइप से लग जाए तो, कि एक परपेंडिकुलर लगा रहा और एक इस डायरेक्शन में लगा रहा, तो हम क्या कैसे फोर्स को निकालेंगे, तो फोर्स को कैसे निकालेंगे, वही सेम रिजल्टेंट किसके इक्वल है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोस थीटा 90 है, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 का एंगल है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 का। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस ऑफ 90, कोस 90 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी थी, 100 न्यूटन, आर की कितनी है, 5 न्यूटन, तो यहाँ पे रख दी और आर हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। क्वेश्चन ऐसे आ गया तो हम इसका आर निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन इस साइड ऐसे आ जाए कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, अपोजिट, ये इस साइड लगा रहा है और ये इस साइड लगा रहा है, अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आर स्क्वायर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस ऑफ, एंगल कितना हो गया 180, एंगल कितना है 180, और एंगल 180 किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, ये फॉर्मूला है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये 10 न्यूटन उस साइड खींच रहा है, ये 5 न्यूटन उस साइड खींच रहा है, तो बचा हुआ कितना, 5 न्यूटन ही तो बचेगा, बचा हुआ 5। एक क्वेश्चन की जो वैरायटी वो इस टाइप से आ जाती है, ठीक है, पेपर में अब पूछ लेता है, ठीक है, फोर्स के एसआई यूनिट और सीजीएस सिस्टम में यूनिट पूछ लेता है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो जो फोर्स है वो किसके इक्वल, मास को हम किस में लेंगे, मेजर किस में करेंगे, एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में हम मास को केजी में, किलोग्राम में कंसीडर करेंगे, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो एक्सेलरेशन वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो चेंज इन वेलोसिटी है डी ओवर डी टी। वेलोसिटी किसके इक्वल है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ से देखो डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया एस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
वो किस में लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखते हैं, मीटर में। मतलब कोई भी चीज की जो डिस्टेंस है वो हम किस में नापते हैं, मीटर में, एसआई सिस्टम में। तो इसमें मीटर आ गया, और जहाँ पे टी स्क्वायर है इसका मतलब टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं, टी स्क्वायर तो यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स की जो यूनिट है तो ये किसके इक्वल होगी, फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, फोर्स को किस में लेते हैं हम, न्यूटन में। फोर्स की जो यूनिट है बच्चों वो न्यूटन होती है, ठीक है। तो एक न्यूटन किसके इक्वल है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो फोर्स की जो सेकंड यूनिट है वो है डाइन, डाइन, ठीक है। फोर्स की जो सेकंड यूनिट है वो है डाइन। अब देखो वो किस में लेंगे, अब यहाँ पे जो मास है हम उसको तो लेंगे ग्राम में, जो मास है उसको तो लेंगे ग्राम में, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है जहाँ पे हमने जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको हमने लिया था मीटर में। अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को लेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर और टाइम का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 1 डाइन के इक्वल। अब आपसे ये नहीं पूछता कि ये किसके इक्वल और ये किसके इक्वल है, जो पेपर में आता है वो आता है कि न्यूटन और डाइन का रिलेशन बताओ, न्यूटन और डाइन का रिलेशन बताओ। तो देखो हमारे पास एक न्यूटन है ना, वो किसके इक्वल है, 1 न्यूटन के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके इक्वल है। इसको हमें डाइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि तभी तो इनका रिलेशन निकलेगा। एक बार बताओ 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितना होता है, 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, न्यूटन। अब देखो ये कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर इस किसके इक्वल है, डाइन के इक्वल। तो डाइन, तो बच्चों एक न्यूटन है ना वो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, एक न्यूटन है वो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। ये है यूनिट है फोर्स की, क्या है ये बच्चों, फोर्स की यूनिट है, ठीक है। ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस पूछेगा आपसे, आपको ये स्टेटमेंट दे देगा बिल्कुल सेम टू सेम, और ये पूछ लेगा ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये क्या है, ये क्या नहीं, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। अब आपको स्टेटमेंट में अगर आपने कहीं देखी नहीं हो, पता ही नहीं हो, तो स्टेटमेंट को राइट और रॉन्ग ही पूछेगा आपसे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट। अब देखो पहली स्टेटमेंट, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्म अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट, देख मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ में ही बताया था कि जब हम किसी बॉल को यहाँ से मैं छोड़ देती हूँ और वो चल पड़ती है तो उसको है ना रुकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, लेकिन अगर कोई भी फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा तो वो चलती ही जाएगी। मतलब अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो वो चलती ही जाएगी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप देखो बॉल चली थी, छोड़ी मैंने बॉल चली, तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, तभी वो बॉल रुक जाएगी। तो पहले स्टेटमेंट क्या है, नो फोर्स से पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है, कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म अलोंग स्ट्रेट लाइन चलने के लिए, बिल्कुल ठीक है, नहीं चाहिए कोई भी फोर्स स्ट्रेट लाइन चलने के लिए। उसको रोकने के लिए कौन सा फोर्स काम आता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सेलरेटेड मोशन है इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल सही है। अब देखो फोर्स किसके इक्वल है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल है। फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल है, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। अब जो एक्सेलरेशन है ना बच्चों वो किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन किसके इक्वल, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तक हम किसी चीज के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है अगर हमें एक्सेलरेशन को चेंज करना है या फिर वेलोसिटी को। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें एक्सेलरेशन को चेंज करना है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है। एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सेलरेटेड मोशन होता है। थर्ड कॉन्सिक्वेंस, कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। अब देखो मैंने इनर्शिया करवाया था आपको बहुत अच्छे तरीके से। इनर्शिया क्या होता है, कोई भी बॉडी, एक इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, जब कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो क्या इनर्शिया है, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। अगर हमने किसी चीज के ऊपर फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल।
यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो गया, फोर्स बाय मास के इक्वल। अब देखो मैंने किसी भी बॉडी का मास को बढ़ा दिया तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, मैंने किसी भी बॉडी के मास को बढ़ा दिया तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। एक ट्रक है, एक स्कूटी है, जब मैंने ट्रक को मोड़ना मुश्किल है, स्कूटी को मोड़ना आसान है क्योंकि उसका मास ज्यादा है ट्रक का, ठीक है, वो नहीं मुड़ पाता इतनी आसानी से, लेकिन स्कूटी जल्दी से मुड़ जाती है। तो उसके क्या है, उसका मास क्या है, कम है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है। मास कम है तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखो इनर्शिया ज्यादा, मास ज्यादा और एक्सेलरेशन कम। सच है मास, जो ये मास है विच इज अकाउंट फॉर लीनियर इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी। तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी बोलते हैं, जो इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी बोलते हैं। फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, फोर्स बाय एम। मास ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, इनर्शिया उतना ही ज्यादा, तो इसको, इस मास को क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी बोलते हैं। अब आपसे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पूछ लेता है, ठीक है, कि फोर्स को एक प्लेन में लगाया तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स को एक पॉइंट पे लगाया तो उसको क्या बोलेंगे, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पूछ लेता है। तो इनको करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट सेम पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्क्रेंट फोर्स, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्सेज है ये, बहुत सारे फोर्स एक पॉइंट के ऊपर ही लग रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट फोर्स। अब सेकंड देखो, फोर्स एक्टिंग अलोंग पैरेलल लाइन, अगर फोर्स है एक पैरेलल लाइन में एक्ट हो रहे हैं, पैरेलल लाइन में यानी कि सारे ऐसे एक्ट हो रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, उनको कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है। अब थर्ड देखो, फोर्स एक्टिंग इन सेम प्लेन, फोर्स एक प्लेन में एक्ट हो रहा है, एक ही प्लेन में, मतलब या तो एक्स प्लेन या वाई या जेड, तीनों में से एक ही प्लेन में अगर फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्सेस। क्या बोलेंगे उनको, कोप्लेनर फोर्सेस। फोर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन का तो बहुत बड़ा चैप्टर आएगा और फोर्सेस भी उसमें करने हैं हमें, तो ग्रेविटेशन बोल, अभी के लिए इतना समझो, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स होता है वो, ठीक है। अब आ गया विस्कस फोर्स, ये भी हमें बहुत अच्छे से करना है। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स किसके इक्वल है, एफ किसके इक्वल, 6 पाई ईटा आर वेलोसिटी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है विस्कस फोर्स। पूछ ले विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है। टॉपिक है अब जो है इम्पल्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इम्पल्स। देखो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। वो फोर्स जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए लगाया जाए वो क्या होएगा, इम्पल्स। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं, ऐसे करूं, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया लेकिन ऐसे करते ही ऐसे उठा लिया तो वो क्या है, इम्पल्सिव फोर्स। मतलब ऐसे लगाया एकदम से फोर्स एकदम से उठा लिया तो क्या बच्चों, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। तो जब फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी वेरी शॉर्ट टाइम, टाइम बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, टाइम बिल्कुल 0 के बराबर में लगाया और उठा लिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स। वो नहीं बोलते कोई सडनली एकदम से गुस्सा हो जाए और एकदम से शांत हो जाए तो कहते हैं इम्पल्सिव नेचर है तुम्हारा, मतलब एकदम से बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए गुस्सा और शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल एकदम रिलैक्स, तो क्या होता है वो इम्पल्सिव। तो ये क्या है, इम्पल्स। अब देखो इम्पल्स है वो किसके इक्वल है, फोर्स इनटू टाइम के इक्वल है। इम्पल्स किसके इक्वल है, फोर्स लगाया और कितने टाइम में लगा। कहाँ से आई ये स्टेटमेंट, कहाँ से आया, जो न्यूटन सेकंड लॉ था वो क्या बताता है हमें, जो फोर्स है हमारे पास एक्सटर्नल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फोर्स एक्सटर्नल किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला था, एफ ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के डीपी ओवर dt। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी रखी थी, 1, ठीक है। तो क्या आ गया था यहाँ पे, f ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp ओवर dt, ठीक है। अब ये इस साइड, ठीक है, तो f एक्सटर्नल इंटू dt इज इक्वल टू dp, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें जो टाइम है, टाइम या तो हमारे पास बिल्कुल 0 ही था या फिर टाइम t, या तो 0 था या फिर t, तो जो इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे f ऑफ एक्सटर्नल टाइम t का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, 0 से t तक, या तो टाइम इनिशियल टाइम 0 था एकदम से टाइम t हो गया। और जो dp है, dp चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जब फोर्स लगाया है तो किसी भी चीज के ऊपर अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर हमने फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं हम, तो dp किसके इक्वल है, या तो पहला मोमेंटम p1 दूसरा मोमेंटम p2।
मैंने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा दिया, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी पहले थी और जो वेलोसिटी सेकंड आई है उसमें चेंज हुआ है, तो पहले P1 और P2 F इंटू में टाइम t, इंटीग्रेशन करना तो सबको आता ही होगा, तो dp क्या है P2 माइनस P1। ये क्या है हमारे पास, देखो ये F इंटू टी है ना हमारे पास, इम्पल्स के इक्वल है, और इम्पल्स हमारा किसके इक्वल आ गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हमारे पास, इम्पल्स है। इम्पल्स क्या बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब देखो जो लीनियर मोमेंटम है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, ये हमारे पास इम्पल्स के इक्वल है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल है, इम्पल्स के इक्वल है। अब देखो जो हमारे पास जो इम्पल्स है ना बच्चों, इम्पल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, इम्पल्स नेगेटिव भी हो सकता है, और इम्पल्स जीरो भी हो सकता है। कैसे, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, मानो ये mv1 माइनस में mv2 ये था, अगर ये दोनों एक साइड में जा रहे हैं, लीनियर मोमेंटम पहले भी इस साइड था अब भी इस साइड है, तो दोनों लीनियर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया। एक लीनियर मोमेंटम उस साइड है, दूसरा लीनियर मोमेंटम उस साइड है, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और लीनियर मोमेंटम अगर चेंज ही नहीं आया तो क्या हो गया, जीरो। तो इम्पल्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। माना एक चीज मैंने फोर्स लगा दिया इस साइड, तो वो फोर्स लगा दिया mv1, ठीक है। अब दूसरा भी इसी साइड लगा तो हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर मैंने एक इसको इस साइड फोर्स लगा दिया और दूसरे को मैंने इस साइड फोर्स लगा दिया, तो लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, mv1 माइनस mv2, क्योंकि उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की जो सेकंड टाइम है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, mv1 प्लस में mv2, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, ऐड हो गया। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इतना ही फोर्स मैंने इसको यहाँ पे लगाया और इतना ही फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए लगा, तो क्या होगा, जीरो भी हो जाएगा। तो जो इम्पल्स है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। इम्पल्स हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इम्पल्स की क्या पूछेगा, यूनिट पूछेगा हमसे, इम्पल्स की यूनिट पूछेगा। तो इम्पल्स की क्या यूनिट है, इम्पल्स है उसकी यूनिट क्या, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकंड, इम्पल्स की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन सेकंड, ठीक है। इम्पल्स की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन सेकंड। और हमारे पास जो फोर्स है ना बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इम्पल्स भी हमारे पास क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इम्पल्स भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इम्पल्स समझ में आएगा, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी फोर्स लगाया जाए उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है इम्पल्स। और इम्पल्स क्या है, जो लीनियर मोमेंटम है उनका डिफरेंशिएशन, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट हमें पता चल गई। अब इम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इम्पल्स के एग्जाम्पल है, इम्पल्स क्या है मैंने बता दिया, शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगे वो क्या है, इम्पल्स है। और इम्पल्स क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को भी क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इम्पल्स के एग्जाम्पल हैं कि द क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। आपसे सीधा ये पेपर में आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी, और इसमें आपसे मतलब ये पूछेगा किसकी वजह से, मतलब क्रिकेट प्लेयर है, अब देखो कोई बॉल आ रही है, ठीक है, वो बॉल को ऐसे कैच करता है, ना कि एकदम से ऐसे, बॉल को ऐसे कैच करता है, तो आपसे पूछेंगे इसका रीजन क्या है, इम्पल्स की वजह से, मोमेंटम की वजह से, फोर्स के, मतलब कुछ कुछ देगा ऑप्शन, और आपसे इसका रीजन पूछेगा। तो क्रिकेट प्लेयर है, लोअर इज हैंड, क्यों करता वो अपने हाथ को ऐसे। अब एक चीज सुनो, इम्पल्स क्या है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब वो फोर्स है ना, मानो मैं एकदम से बहुत तेज फोर्स लगा दूं किसी भी चीज के ऊपर, बिल्कुल तेज, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए, तो फोर्स इतना ज्यादा लगेगा, तो मतलब चीज इफेक्ट भी तो उतना ही ज्यादा होएगा। एकदम से बॉल आ रही है, बहुत तेज स्पीड से बॉल आ रही है, और जब अपने हाथों में गिरेगी ना, टाइम बहुत कम होएगा, लेकिन फोर्स इतना ज्यादा होएगा कि फोर्स इतना ज्यादा है और टाइम इतना कम है। और तो इम्पल्स क्या होएगा, इम्पल्स क्या, फोर्स इनटू टाइम। तो वो क्या करता है, बॉलर जो क्रिकेट का जो कैचर है, वो उसको टाइम को बढ़ा देता है ऐसे करके, मतलब टाइम को अगर उसने बढ़ा दिया तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जितना टाइम वो बढ़ाएगा ना, फोर्स उतनी ही कम हो जाएगी। यानी कि क्या है, इम्पल्स तो वैसे का वैसे रहा, इम्पल्स तो बैलेंस में रहा, लेकिन उसने क्या कर दिया, टाइम को बढ़ा दिया,
टाइम बढ़ाने के बाद फोर्स कम हो जाती है, ठीक है। टाइम बढ़ते क्या हो जाएगा, फोर्स कम, इतना उसके हाथ पे इंजरी नहीं होएगी कि टाइम बढ़ाने के बाद, ठीक है। अब सेकंड देखो, मैंने पर्सन फॉल फ्रॉम सीमेंट, अगर कोई भी पर्सन है ऊपर से सीधा नीचे सीमेंट फ्लोर पे गिरता है तो वो एकदम से ऐसे बैठ जाता है, मतलब ऊपर से उसने जंप लगाया और एकदम से अपनी बॉडी को भी साथ में बैठ जाता वो, ठीक है। क्यों, अगर ये वो खड़ा रहेगा तो उसको इंजरी ज्यादा होगी। बैठने का मतलब सीधा ये है कि उसने अपने टाइम को बढ़ा दिया, मतलब वो बैठा तो उसमें जो टाइम लगा है इससे उसमें फोर्स है वो कम लगेगी, फोर्स कम है क्योंकि टाइम उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, उसको नुकसान कम होएगा, ठीक है। अब इन हेड ऑफ कोलिजन देखो, एक दो गाड़ियां आपस में आ रही है सामने, ठीक है, दोनों ने आपस में एक दूसरे को टक्कर मारी, एकदम से बचने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर वे पैरेलली एक दूसरे को ऐसे नुकसान हो जाए वो कम होता है, लेकिन सामने बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो जाए तो बचने का चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि है ना, देखो वो सामने से आ रही, फोर्स बहुत ज्यादा हो, टाइम बिल्कुल नहीं है, मतलब एकदम से दोनों गाड़ियों ने आपस में टक्कर मारी, हेड ऑन कोलिजन हो गया, टाइम तो है नहीं और फोर्स कितना, फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इम्पल्स है उसका बहुत ज्यादा हो गया, तो ये क्या है, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, जैसे इम्पल्स के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सेम दे देगा कि मतलब स्टेटमेंट काफी बड़ी थी, इसमें जो जो दे रखा वो मैंने लिख लिया। एक बॉल है, उसका मास दे रखा 150 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी थी बॉल की 12, जब हिट कर दिया बॉल को तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा 0.01, ऐसे पूछ रखा हमसे इम्पल्स बताओ और फोर्स बताओ, ना फोर्स दिया ना इम्पल्स, लेकिन हमें पता है जो इम्पल्स है ना वो किसके इक्वल है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इम्पल्स है वो क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब mv2 माइनस mv1 किसके इक्वल है, इम्पल्स के इक्वल है, ठीक है। मास कितना है 150 ग्राम है, 150 ग्राम को कन्वर्ट कर लो केजी में, क्योंकि जो फोर्स है ना, फोर्स हमें न्यूटन में निकालना और जो इम्पल्स की जो यूनिट आती है वो भी न्यूटन में आती है, तो इसको लिख दिया केजी में 10⁻³ v2 कितना हमारा 20, v1 कितना हमारा 12, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 4.8 न्यूटन सेकंड, ये क्या आ गया हमारा, इम्पल्स आ गया, ठीक है, इम्पल्स आ गया। अब पूछा एवरेज फोर्स, तो हमें पता है एवरेज फोर्स निकालने के लिए कि जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स वो किसके इक्वल है, इम्पल्स किसके इक्वल है, फोर्स इनटू टाइम के इक्वल है। यहाँ से इसने फोर्स पूछा है, इम्पल्स कितना है 4.8, टाइम कितना 0.01, ये इस नीचे आ जाएगा 0.01, किसके इक्वल आ गया, फोर्स, ठीक है। सेकंड से सेकंड, फोर्स की यूनिट किस में आती है, न्यूटन में आती है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा 480 न्यूटन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन मैं करवाऊंगी अलग से, क्वेश्चन मतलब करने ही पड़ेंगे, फिजिक्स के साथ अगर क्वेश्चन नहीं किए तो कोई फायदा ही नहीं फिजिक्स को पढ़ने का, क्वेश्चन हर रोज करेंगे, एक बार आपका सिलेबस आने दो स्टेट का फिर करते हैं, ठीक है। तो ये बॉल का मास हो गया, आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और दे देगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, कुछ भी आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो इम्पल्स है, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम के इक्वल होता है, दूसरा इम्पल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, मास किसी भी चीज़ का फिक्स होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मास चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, ठीक है, तो मास किसी भी चीज़ का फिक्स होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ इतना ही था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ इतना ही था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हर एक कंसेप्ट को, हर एक चीज़ को बताने की। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।